गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जलवायु प्रदेश में सवाना जलवायु प्रदेश पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है सवाना जलवायु प्रदेश। सवाना जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है वो क्या है और कहाँ पे है, इस पे देखते हैं मैप पे हम लोग। सवाना जलवायु प्रदेश का सबसे जो प्रमुख विस्तार है वो इस साइड में है, एक दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील के। और ब्राज़ील में जो अमेजॉन रिवर बेसिन है या अमेजॉन जो रेन फॉरेस्ट है उसके दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। यहाँ पर है थोड़ा सा ये क्षेत्र ओवरलैप करते हुए इस एरिया में है जो मानसूनी क्षेत्र में ओवरलैप करता है। साथ में देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में ये लगभग इस एरिया में फैला हुआ है, ये है, और फिर इस एरिया में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में देखेंगे, यहाँ पर भी यह क्षेत्र मानसूनी क्षेत्र से ओवरलैप करता हुआ दिखाई देगा। भारत में भी कुछ छिटपुट सवाना घास के मैदान है या सवाना प्रदेश है जो हिमालय के तराई क्षेत्रों में है या अरावली पर्वत के साइड में है, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र में इसमें रहा है, ये सवाना प्रदेश है। अगर इनका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा से लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर लगभग ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलते हैं। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यानी इनका क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलता है, ठीक है। हालांकि ये कहीं कहीं ओवरलैप करते हैं, मानसूनी क्षेत्र से ओवरलैप करते हैं। और जहां पर ये भूमध्य रेखी क्षेत्र के पास हैं, यानी कि ये भूमध्य रेखी क्षेत्र के पास वाला जो एरिया है, ये और ये और साथ में ये वाला जो एरिया है, ये लगभग भूमध्य रेखी जलवायु की विशेषताओं को धारण करता है, ठीक है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अब मैप पे हम लोगों ने देख लिया, अभी मैप को हटा के इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सवाना का मतलब है जवाना करके है, वो स्पेनिश शब्द है, उसी से इसको विकृत होते हुए सवाना प्रदेश बन गया है। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। क्योंकि सूडान जलवायु इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है सूडान। हालांकि अब सूडान का विभाजन हो चुका है सूडान और दक्षिणी सूडान में। और सूडान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो राजधानी है खार्तूम सूडान की, वो नील नदी, 2 नदियों को मिलकर नील नदी बनती है। 2 नदियों से, एक है व्हाइट नील जो मुख्य नील है और एक है ब्लू नील, दोनों से मिलकर नील नदी बनती है। तो नील नदी, ये व्हाइट नील है और ये ब्लू नील है, जब मिलती हैं तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है खार्तूम और यह सूडान की राजधानी है। तो इसमें देखते हैं लोग, तो इस जलवायु, सवाना जलवायु का सबसे अधिक विस्तार सूडान में ही पाया गया, या इसको स्पष्ट रूप से सूडान में ही पहचाना गया। इस जलवायु की विशेषता है, यहाँ पर तापमान क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। महाद्वीपों के या क्षेत्रीय विस्तार इसमें हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ से है। ब्राजील में है, वेनेजुएला में है, भारत में भी है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी है और अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में फैली हुई है ये, ठीक है, जिसको सवाना घास प्रदेश या सवाना ग्रासलैंड एरिया भी कहा जाता है। तापमान देखते हैं यहाँ पर। सवाना क्षेत्र में यदि तापमान देखा जाए तो यह भी, सवाना भी लगभग वर्ष में अच्छा खासा या उच्च तापमान प्राप्त करता है जैसा मानसूनी क्षेत्र प्राप्त करता है, ठीक है। सवाना क्षेत्र और मानसूनी जलवायु क्षेत्र और जो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है, इन तीनों में डिफरेंट बस इतना है कि सवाना तुल्य जलवायु में भी मौसमी दशाएं पाई जाती हैं। यहां पर भी स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। 3 ऋतुएं होती हैं जिसमें एक होता है ग्रीष्म ऋतु, और यह ग्रीष्म ऋतु तर होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है, ठीक है। दूसरी है शीत ऋतु, और इसी ग्रीष्म ऋतु का ही एक भाग होता है जिसको कहते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु।
इसको आप बोल सकते हैं कि ये वर्षा ऋतु है और ये ग्रीष्म ऋतु है जो बिल्कुल शुष्क है, और यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क होती है। सवाना जलवायु प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु की भांति 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता तो यह है कि यहाँ पर 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। अब आते हैं इसकी दूसरी विशेषता कि यहाँ पर जो वार्षिक और दैनिक तापांतर है वो मानसूनी क्षेत्र की ही भांति दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ पर अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिन के समय जब ग्रीष्म काल होता है तो दिन के समय इस भाग में भी तापमान बहुत अधिक हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, और रात में ग्रीष्म काल में ही रात में तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाता है, यानी कि दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। और यही हाल शीत ऋतु में भी होता है। ये तो ग्रीष्म काल में देख लेते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है कि शीत ऋतु में भी दिन का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन रात में तापमान यही 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों ऋतुओं में क्या होता है कि यहां पर दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। अब वार्षिक तापांतर की बात किया जाए तो वार्षिक तापांतर भी देख लीजिए कि ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री है तो शीत ऋतु में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर दैनिक तापांतर भी अधिक होता है मानसूनी क्षेत्र की भांति, और वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पे दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। अब जिन लोगों को पहली बार देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये वार्षिक दैनिक तापांतर क्या होता है, तो उन लोगों को बता देता हूं कि ये दिन में अधिकतम तापमान और उसी दिन रात में न्यूनतम तापमान के अंतर को ही दैनिक तापांतर कहते हैं। और वार्षिक तापांतर क्या है कि वर्ष में जिस दिन अधिक तापमान हो और वर्ष में जिस दिन न्यून तापमान हो, इन दोनों के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्रों में दैनिक तापांतर लगभग 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि वार्षिक तापांतर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा था कि दैनिक तापांतर की अपेक्षा वार्षिक तापांतर कम होता है। ठीक है, अब आते हैं सवाना तुल्य जलवायु में। यहां पर वर्षा की क्या स्थिति है? वर्षा की स्थिति क्या है? देखिए, वर्षा की स्थिति यहां पर यह है कि यहां पर समान रूप से 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। यानी कि वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है। लेकिन कहीं कहीं सवाना क्षेत्र में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर है। अब ये कैसे होता है कि सवाना क्षेत्र में वार्षिक वर्षा किसी किसी स्थान पे 200 सेंटीमीटर होता है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि वर्षा सवाना क्षेत्र में बहुत विविधता रखती है। उसका मुख्य कारण है कि जो क्षेत्र भूमध्य रेखा से लगा हुआ है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास है, वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और जो क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर है वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होती है। अब सवाना क्षेत्र के बारे में एक दूसरी विशेषता जान लेते हैं कि सवाना जो एरिया है, अगर मैप पे देखेंगे तो ये एरिया क्या है कि ये भूमध्य रेखीय वर्षा क्षेत्र, यानी कि भूमध्य रेखीय जो वर्षा या कहा जाता है कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उसके, और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, उसके बीच में ये पड़ता है एक संक्रमण पेटी के रूप में। यानी कि इस जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखीय वर्षावन और शुष्क रेगिस्तानी या जिसको कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय भाग के मध्य में ये भाग पड़ता है। इसलिए जो भाग भूमध्य रेखा के पास पड़ता है वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और यहां पर आर्द्रता वाले दिनों की संख्या भी अधिक होती है। और जो भाग शुष्क रेगिस्तानी या मरुस्थलीय भाग की तरफ पड़ते हैं वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा भी कम होती है, और यहां पर शुष्क दिनों की मात्रा या संख्या भी बढ़ जाती है। तो वर्षा किसमें ये है? अब होता क्या है यहां पर वर्षा,
तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास हैं, यहां पर वार्षिक वर्षा जो होती है वो संवहनी प्रकार की होती है। लेकिन जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से दूर होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों की तरफ होते हैं, वहां पर वर्षा मुख्यतः चक्रवाती होती है या पर्वतीय होती है। तो इसकी वर्षा की मात्रा जान गए हम लोग कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा की क्या स्थिति है। अब देखिए, वार्षिक वर्षा की स्थिति में वेरिएशन है, तो इसलिए यहाँ की वनस्पतियों में भी वेरिएशन या विविधता देखी जाती है। वो कैसे देखी जाती है हम लोग देखते हैं कि यहाँ की वनस्पतियों की क्या स्थिति है। और वनस्पतियां और सीधे सीधे से ये जुड़ी हैं जैव विविधता। जैव विविधता वनस्पतियां दरअसल है क्या कि सवाना क्षेत्र को आज हम लोग सवाना घास के नाम से जानते हैं, और इसको जो मेन इसकी पहचान है वो है सवाना ग्रासलैंड एरिया, सवाना घास मैदान। ठीक है, और यहां पे चरम वनस्पति है वो घास है, उष्णकटिबंधीय घास है। चरम वनस्पति है ये उष्णकटिबंधीय घास है। विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं। यदा कदा या छिटपुट रूप से यहां पर कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं जो मुख्यतः अकेसिया या खेजड़ी से संबंधित होती हैं, या जिनको हम लोग बोलचाल की भाषा में बबूल कहते हैं। इस तरह के पेड़ होते हैं या कटीली झाड़ियों वाले क्षेत्र वृक्ष होते हैं। ये छिटपुट रूप से फैले होते हैं। दरअसल होता क्या है, वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ऐसा क्यों होता है कि सवाना क्षेत्र में ज्यादातर घासें ही चरम वनस्पति समुदाय के रूप में हैं, जबकि वृक्ष बहुत कम है या छिटपुट रूप से यदा कदा है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर वर्षा में बहुत विविधता आती है। तो घासें जो होती हैं वो न्यूट्रिशन के लिए पेड़ से कंपटीशन करती हैं, और जाहिर सी बात है कि यहां पर अधिकांश घासें होती हैं तो पेड़ को न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है। और दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि क्यों घास का ही विस्तार यहां पे पाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो यहां के नेटिव लोग थे या जो स्थानीय निवासी थे, वो बार बार इन घासों को या इस क्षेत्र की वनस्पतियों को जला देते थे। प्रारंभ में यहां पर भी वृक्षों का अच्छा खासा विस्तार था। इसे भी वुडलैंड एरिया के रूप में डिफाइन किया जाता था, यानी कि यहां पर भी घासों की अपेक्षा वनस्पतियां या पेड़ पौधे बहुत अधिक थे। तो यहां के नेटिव लोगों ने क्या किया कि बार बार इसको एक सुनियोजित तरीके से जलाना शुरू किया। तो क्या हुआ कि जो वृक्ष थे ये पूरी तरह से धीरे धीरे साफ हो गए, लेकिन घासें जो हैं वो जलने के बाद भी बहुत तेजी के साथ पनप जाती थीं या एक तरह से अपना विकास जारी रखती थीं। और इस क्षेत्र में ऐसी भी कुछ वनस्पतियां हैं जो आग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हाँ, यहाँ पे पानी या न्यूट्रिशन की कमी है जो वृक्षों को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा ये कारण माना गया कि यहाँ के नेटिव लोगों ने क्या किया कि वनस्पतियों जो वुडलैंड्स थे या वन थे, जंगल थे, इनको बड़े पैमाने पे काटा, जलाया। तो इस कारण से वनस्पतियां धीरे धीरे वृक्ष समाप्त हो गए, लेकिन घासें यहाँ पर चरम वानस्पतिक समुदाय के रूप में मौजूद रही। ठीक है, देखिए ये बात अलग है कि क्या रीजन्स है इसका। ठीक है, ये विश्व के अनेक भागों में फैली हुई हैं। अब होता क्या है कि जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास पड़ता है या सदाबहार वर्षा वन के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तो वृक्ष सघन पाए जाते हैं और अच्छी खासी वृक्ष समुदाय पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से दूर होते जाते हैं और मरुस्थलीय या शुष्क भागों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वृक्षों की संख्या कम होने लगती है और घासों की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहां पर वनस्पतियां जो हैं वो चरम रूप से घास के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब घास है तो यहां पर ग्रेजिंग एनिमल्स भी पाए जाते हैं। जो घास चरते हैं उन जानवरों का यहां पे विस्तार पाया जाता है। और मुश्किल से भी बोला जाता था कि 50 या 60 साल पहले ये जितने भी सवाना क्षेत्र हैं, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न था। कारण कि यहां पर जो घास चरने वाले जीव थे, जिनमें हम विल्डर बीस्ट को मानते हैं, जंगली भैंसा मानते हैं, या केव बैफेलो जिनको बोला जाता है, वाटर बैफेलो, हिरन की प्रजातियां जो होती हैं जिसमें एंटीलोप है, डिगडिग है, या वाटरबैक है, वुसबक है, या इस तरह की अन्य प्रजातियां। विल्डर बीस्ट हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, विशेष हिरन समुदाय के ही होते हैं, ये वो जीव होते हैं। जेब्रा हैं,
और बड़े जो जीव हैं जैसे जिराफ है, अफ्रीका में पाया जाता है, हाथी है, ये पाए जाते हैं। तो ग्रेजिंग एनिमल्स जहां पे हैं, यानी कि ये प्रे हैं, प्रे का मतलब है ये शिकार हैं, तो इस कारण इनके शिकारी भी बहुत ज्यादा हो गए यहां पे। और इस जगह को कहा जाता है प्ले ग्राउंड, या इसको कहा जाता है सवाना क्षेत्र को कि यह विश्व का चिड़ियाघर है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, खुले रूप में ही जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। और इसको कहा जाता है हंटिंग ग्राउंड, यानी कि शिकार की भूमि भी सवाना प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ के जीव जंतुओं का शिकार किया गया। यह कहा गया कि जब पश्चिमी यूरोप के लोग या उत्तरी अमेरिका के लोग जब अफ्रीका में आए या सवाना क्षेत्र में आए, तो वो बड़े पैमाने पर जानवरों को शिकार किया। उसका मुख्य दो कारण था कि एक तो ट्रॉफी हंटिंग के रूप में शिकार किया गया। ट्रॉफी हंटिंग का मतलब है कि अपने शौक में या अपनी बड़ाई के लिए जानवरों का शिकार किया गया। अभी भी ट्रॉफी हंटिंग बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जैव विविधता ह्रास में। और दूसरा कि इन जानवरों से उनको खाल प्राप्त हुई या मांस प्राप्त हुई। तो कई रीजन्स था जिस कारण से इस क्षेत्र के जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया। ठीक है, अभी भी जैव विविधता के मामले में सवाना क्षेत्र बहुत संपन्न है। तो यहाँ पे वनस्पति समुदाय है, वो मुख्य घासें हैं, लेकिन कहीं कहीं वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर चरने वाले जानवरों के बड़े बड़े झुंड पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि सवाना जो अफ्रीका का क्षेत्र है, इसमें 10 लाख तक के बड़े बड़े जानवरों के झुंड हैं। ठीक है, अब देखिए जानवरों में क्या है कि यहाँ पर एक सीजन से या एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जल की उपलब्धता में अंतर आता है। तो क्या होता है कि जो घास होती है ये ऋतु के अनुसार अपने आप को समाप्त कर लेती है या इसका वर्धन होता है। जैसे जब वर्षा काल होता है तो जो ग्रास होती है, घास होती है, ये अधिक बढ़ती है। और घास जब अधिक बढ़ती है तो चरने वालों जानवरों की वृद्धि होती है, उनकी ब्रीडिंग सीजन होता है और अच्छा उनकी खासी जनसंख्या में वृद्धि होती है। लेकिन जब शुष्क मौसम आता है तो ये घास क्या होती है, अपने पत्तियों को सुखा देती है और धीरे धीरे उनको गिरा देती है। धीरे धीरे वो फेडेड हो जाते हैं, कलरलेस होने लगते हैं और वो ब्राउन होकर धीरे धीरे उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, जिनको पतझड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर भी पतझड़ मौसम पाया जाता है। तो चूंकि ऋतु में घास की उपलब्धता भी बदलती रहती है, एक ऋतु से दूसरे, जल की उपलब्धता भी बदलती रहती है, तो यहाँ के जानवर बड़े पैमाने पर माइग्रेशन करते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। और ये माइग्रेशन क्या होता है कि सिर्फ न्यूट्रिशन और वाटर की खोज में इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत होती है। जानवरों में या जीव जंतुओं में मौसमी प्रवास होता है, जिसको माइग्रेशन बोला जाता है। और यह क्षेत्र जो सवाना क्षेत्र है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मानव के कारण दबाव में है या क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। कारण क्या है कि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल लैंड का विस्तार हो रहा है, कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है। और इस विस्तार के लिए क्या किया जा रहा है कि घासों को साफ किया जा रहा है। जो ग्रास लैंड्स हैं इनको साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड्स में इनको कन्वर्ट किया जा रहा है या इनको कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। दूसरा क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर जो पशुपालन है, जैसे एक देखा गया है कि जो ब्राजील क्षेत्र में ग्रास लैंड्स हैं, जो वहाँ पे ब्राजील में ग्रास लैंड है, उसको वहाँ पे कैंपॉस बोला जाता है, कटिंगा भी बोला जाता है, कैंपॉस और कटिंगा। उस क्षेत्र में अफ्रीका इतने जैव विविधता नहीं है, जानवर नहीं थे, पहले भी नहीं थे, उसका रीजन था, इस समय भी नहीं है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि वहां पर रैंचिंग की जा रही है। रैंचिंग का मतलब है कि व्यावसायिक पशुपालन किया जा रहा है, जहां बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं, कई हजार हेक्टेयर में फार्म बनाए जा रहे हैं और वहां पर गायों का पालन किया जा रहा है या वहां पर भेड़ों या बकरियों का पालन किया जा रहा है या कुछ हद तक वहां पर सांड पाले जा रहे हैं। और उनको पालने का मुख्य उद्देश्य है मांस और दूध इकट्ठा करना। तो उसके कारण जो जंगली जीव हैं इनसे न्यूट्रिशन के लिए और पानी के लिए कंपटीशन हो रहा है और खास करके इस क्षेत्र को अब डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो उसका मुख्य है कि एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और जिन क्षेत्रों में ये सवाना घास के प्रदेश पाए जाते हैं, सवाना प्रदेश पाए जाते हैं, वो क्षेत्र अब विकासशील देशों की श्रेणी में है जो आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, नए नए क्षेत्रों को इसके अंदर में लिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से माइनिंग की जा रही है, ठीक है, पशुपालन किया जा रहा है, पशुओं का शिकार भी किया जा रहा है इलीगल तरीके से, ठीक है, पोचिंग वगैरह। तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा दबाव में है।
अब आते हैं कि इस क्षेत्र की जो घास है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सवाना घास या सूडान घास कहा जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में इसको कहा जाता है सवाना घास या सूडान घास, ठीक है। और वेनेजुएला में इसको कहा जाता है लाइनोस घास कहा जाता है। वेनेजुएला में इसको लाइनोस घास कहा जाता है। ब्राजील में इसी को कहा जाता है कटिंगा या कैंपॉस। कटिंगा भी कहा जाता है, कैंपॉस भी कहा जाता है। ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है और जो अर्जेंटीना का लगभग उत्तर पश्चिमी भाग है, वहां पर इसको ग्रैंड चाको कहा जाता है, ग्रांड चाको, ठीक है। भारत में इसी को कहा जाता है एलिफेंट ग्रास या हाथी घास। हाथी घास क्यों कहा जाता है? अभी भी भारत में कुछ क्षेत्रों में हाथी घास है, जैसे कि मानस नेशनल पार्क जो असम में उसमें है, या काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें है, या भारत में हिमालय के तराई क्षेत्र जो हैं, जो हिमालय का तराई क्षेत्र जिसमें उत्तरी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी बिहार है, आसाम का क्षेत्र है, वहां पर भी हाथी घास पाया जाता है। और इसको हाथी घास क्यों कहते हैं? कि जब इसमें पानी की उपलब्धता होती है, यानी कि जब मानसून का समय होता है, तो इस घास की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक हो जाती है, और इतनी ऊंचाई में हाथी भी इसमें छुप जाती है, तो इसलिए इसको हाथी घास या एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हालांकि इस घास में न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग जीवों को सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो बड़े जीव हैं जैसे जिराफ अफ्रीका में, उसके लिए अकेशिया का पेड़ बहुत ही सूटेबल होता है, क्योंकि वो घासों को चर नहीं सकता, तो वो अकेशिया के पेड़ों से ही भोजन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ये सवाना जलवायु प्रदेश था। इसकी विशेषताओं को देख लिया हम लोगों ने, तापमान की क्या विशेषताएं हैं, या इसमें वर्षा किस प्रकार होती है, यहाँ की वनस्पति या जैव विविधता किस प्रकार है, और वर्तमान समय में मनुष्य ने इसको किस प्रकार से प्रभावित किया है या किस तरह से डिस्टर्ब किया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अलग अलग विश्व के भागों में इसको किस किस नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैप था उसमें हमने देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया में सवाना क्षेत्र है और मानसूनी क्षेत्र है, वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। साथ में जो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग है, जिसमें वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, वहां पर भी सवाना जलवायु और मानसूनी जलवायु एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो कारण उसका है कि मानसूनी जलवायु, सवाना जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु, इन तीनों में तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इनमें अंतर होता है वर्षा और कुछ ऋतुओं का अंतर होता है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाना जलवायु प्रदेश आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा वो होगा मरुस्थलीय क्षेत्र, या जिसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो मैं क्लास यहीं ऑफ करता हूं, या इसको क्लास में यहीं ऑफ करके अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। थैंक यू।